Good morning. Hello students. How are you? Students, you are most welcome on behalf of Unnayan Vihar West Champaran. Today we are going to start English class of Rainbow Part 1. In this class today we will try to read a very beautiful poem. What is the poem? Where the mind is without fear, which is composed by Rabindranath Tagore. He is going to start today. Yes, now it is here for class 11. This is the first poem. Yes, my dear students, आज से हम लोग 11th क्लास का मतलब कि इंग्लिश विषय का पहला क्लास पोएट्री सेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दो खंडों में बटा हुआ है, जिसमें जो पोएट्री सेक्शन है उसका जो पहला टॉपिक है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इससे शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द पोएम एंड द पोएट। हम लोग कवि के बारे में जानेंगे और कविता के बारे में जानेंगे। We will know some important glossary and notes which are given in this book, and we will also try to paraphrase of that very poem. तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 to 1941, the recipient of the Nobel Prize for Literature in 1913, was one of the greatest lyric poets of the world. अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में, उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई एंड वे साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज प्राप्त किए और दुनिया के महान कवियों में से वे भी एक थे। He was also a noted dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, nation builder and founder of an international university at शांति निकेतन। आगे उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे ड्रामाटिस्ट मीन्स नाटककार, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी, नेशन बिल्डर राष्ट्र निर्माता एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। और शांति निकेतन में उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मीन्स अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये शांति निकेतन बंगाल में है। He wrote primarily in Bangla but rendered a large number of his own works into English and in the process wrote them anew. इसका मतलब हुआ कि वे पहले प्राइमरी मतलब शुरुआती दौर में बंगला में अपनी रचनाएं लिखे और बाद में अपनी ही रचनाओं को उन्होंने फिर इंग्लिश में अनुवाद किया और फिर उसको एक नया रूप, नया आयाम दिया।
Such works include Gitanjali, The Crescent Moon, The Gardener, इनके पुस्तकों का नाम है. And you know that Gitanjali is his book. From that very book he got Nobel Prize in Literature. His other important works include Gora, The Rake, The Post Office, Sadhana, and The Home and the World. Where the mind is without fear, a lyric taken from Gitanjali. Yes, what we are going to read today, my dear students, it is also taken from Gitanjali, जो कि बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग है. इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स. इसको एक बहुत ही अच्छे देशभक्ति गीत के रूप में जाना जाता है. पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति. It is a prayer to God to awaken the country from darkness and slavery into a state of ideal freedom. Means the poem is a type of prayer to God. एक भगवान से इसमें प्रार्थना की जाती है. प्रार्थना का रूप है या कविता, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने देश के लोगों को जगाया है. और जगाया कहां से है? फ्रॉम द डार्कनेस एंड स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी. जो अंधेरा है, जो गुलामी है, इसमें से उनको आइडियल फ्रीडम मीन्स जो आजादी होती है उसमें ले जाने के लिए, और वहां पर जाकर किस प्रकार का वे बर्ताव करेंगे, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उसको इस पोएम में प्रार्थना करके बताया गया है. द होल पोएम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस whose principal clause is the last line. Means this is a poem, but this poem contains only one sentence, and it is a complex sentence. Complex समझते हैं, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो लास्ट वाला जो लाइन है वो है. आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. कमिंग टू द नेक्स्ट. Yes, my dear students, this is the poem, and before going to start the paraphrasing of the poem and reading the poem, first of all we will try to know the meaning of that very glossary and notes. The first word is fragments. Here it is written small pieces, means टुकड़े, छोटे टुकड़े. and then it is narrow means होता है संकीर्ण. if you want to write, you may write here टुकड़े, and then narrow means संकीर्ण. thereafter domestic means होता है घरेलू, देशी. I'm writing here. Next word is tireless. Tireless means अथक, बिना थके हुए, जिसको कहते हैं अथक परिश्रम. तो यहां पर हो गया अथक. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइविंग, मीन्स होता है प्रयास. स्ट्रेचेज मीन्स
फैलाना, फैलाना। ड्रियरी, ड्रियरी मीन्स होता है सुनसान। नेक्स्ट वर्ड इज एवर वाइडनिंग। एवर वाइडनिंग मतलब हमेशा बढ़ने वाला। हमेशा बढ़ने वाला, जो हमेशा बढ़ते रहे। इस दीज आर द फ्यू glossary and notes, and what will be the difficult words, so we will try to understand that meaning also. जो कुछ थोड़ा सा difficult words होगा, हम लोग उसका भी meaning जानेंगे। First of all, I am going to read the poem. Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and sand of dead habit, where the mind is led forward by deed into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ओके, नाउ अब हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर जो नीचे वाला जो लास्ट सेंटेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ द सेंटेंस, एंड इन दिस सेंटेंस द पोएट मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर इज प्रेइंग टू गॉड टू अवेकन हिज कंट्री में। And my dear students, this is a thought given by Rabindranath Tagore, and this poem was written when India was not free. Means before independence this poem was written, and in this poem the poet Rabindranath Tagore means tries to foresee what type of India and Indians will be after independence, because he is looking many shortcomings in Indians, and what are those shortcomings? Those all are given in the poem. वो जितनी कमियां हैं, जो कमियां देख रहे हैं अपने देश के लोगों में, आजादी के बाद वे कमियां नहीं रहे, इसी के लिए वे गॉड से प्रेयर करते हैं कि ऐ गॉड, आजादी के बाद ये जो भी कमी है ये दूर हो जाएगी, तो आजादी भी जल्दी मिल जाएगी, और आजादी के बाद में फिर लोग सब कोई एक समान, एक दृष्टिकोण रखेंगे और एक होकर रहेंगे। और इसी के लिए वे प्रेयर कर रहे हैं गॉड से। यस, वेयर द फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आपको मीनिंग इसका होगा जहां लोग बिना भय के रहे, जहां किसी के मन में किसी प्रकार का भय नहीं हो, मीन्स लोग निर्भीक होकर रहे, इसका मीनिंग। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ इंडिया वुड बी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही इज ए मीन्स द रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए फोरसीयर, ही फोरसी about the India what type of it would be, कैसा होगा। तो ऐसा होगा हमारा इंडिया कि जहां पर किसी प्रकार का
किसी के मन में कोई भय नहीं होगा, सब लोग निर्भीक होकर रहेंगे। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। Yes, my dear student, you know that head is held high means सर उठा के रहेंगे, मीन्स सर झुका के लोग रहते हैं। बिकॉज इन आवर सोसाइटी देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर गैप्स फाउंड एवरीवेयर। देयर आर some people are rich, some people are poor, some people are from other religions and some are from other religions, and status are also different from person to person. Even some are men, some are women. So means on the different basis people are divided and here, and that's why some do not means head is held high, do not heighten their head before someone. तो यहां पर किसी का सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, सब लोग अपना सिर उठाकर रहेंगे, सिर झुकाकर नहीं रहेंगे। वेयर नॉलेज इज फ्री, एंड नॉलेज भी फ्री होगा, सबको मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी। ऐसा इंडिया की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं, जहां पर जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा, फ्री की शिक्षा दी जाएगी। वेदर ही इज पुअर, वेदर ही इज रिच, वेदर ही इज men or whether he is women, means every person should be imparted free knowledge and there will be no restriction. कोई बाधा नहीं होगी, कोई अवरोध नहीं होगा, सब किसी को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. Yes, my dear students, here it is given narrow domestic, as here it is narrow domestic, everything is written here. जहां पर जो दुनिया है, जो संसार है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटी हुई होगी, और किसके द्वारा? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। मीन्स व्हाट आर द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? ये संकीर्ण जो दीवार है वो क्या है? मीन्स वी ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मीन्स ऑल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सो द पोएट इज हियर टेलिंग दैट देयर शुड नो वन हु विल be divided on the basis of their caste, creed and religion. So where the world has not been broken into fragments, टुकड़े टुकड़े में लोग नहीं बटे हुए होंगे, by narrow domestic wall, जो संकीर्णता है लोगों में, वो संकीर्णता नहीं होगी। Where words come out from the depth of truth. Yes, depth of truth. Depth means गहराई and truth means सच्चाई। Means जो वर्ड आएगा वह सच्चाई की गहराई से आएगा। जनरली पीपल आर नॉट ऑल ट्रू, दे डू नॉट टेल फ्रॉम देयर हार्ट। हृदय से बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अधिकतर लोग ऊपर ऊपर मन से ही बोलते हैं। और जो पोएट है वो कह रहे हैं कि नो, ऐसा इंडिया नहीं होगा जहां पर उस तरह के लोग होंगे। जो भी लोग अपनी वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से बोलेंगे, जहां पर बिल्कुल अंदर से बात होगा, मतलब कि मन की बात जो करेंगे, किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं होगा किसी के मन में। जो होगा वो विवाद अपनी बात करेंगे, मन में किसी प्रकार का दोष कपट नहीं होगा। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, और जहां पर अथक परिश्रम करने वाले लोग, tireless striving stretches, tireless striving means अथक प्रयास, और वो भी उसको बढ़ाते रहना। इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, परफेक्शन यानी पूर्णता,
लोग इसकी पूर्णता देंगे, कठिन परिश्रम करके उसको पूर्णता तक ले जाएंगे। इस तरह का हमारा इंडिया होगा, ऐसा कभी का मानना है। Where the clear stream of region has not lost its way into the dreary desert sand of death. Here it is written dreary desert. Dreary here it is written Sunsaan, and desert you know what? Means Registan. Dreary desert sand of dead habit. मीन्स जो डेड हैबिट है, what we are following since our childhood, we should eradicate all these things, because now in new India will be before us and we will live like a new one. नया भारत होगा, नई सोच होगी, नया उमंग होगा, नए उत्साह के साथ हम लोग रहेंगे, जहां पर लोग मतलब कि जो पुरानी जो डेड हैबिट है जो प्रचलित चली जा रही है, व्हाट आर द डेड हैबिट? डेड हैबिट्स मींस सुपरस्टिशंस एंड वी फॉलो द सेम थिंग विच मींस टाइप ऑफ स्लेवरी एंड अ टाइप ऑफ मींस व्हाट यू कॉल सुपरस्टिशन एंड समथिंग एल्स मींस विच शुड नॉट बी फॉलोड, जिसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। एंड द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स जहां पर धारा कैसी बहेगी, ज्ञान की धारा, वो भी स्वच्छ धारा बहेगी, नॉट लॉट इट्स वे इनटू द ड्रीम, मतलब कि अपना जो प्रवाह है वह फिर उद्दकियानुसी विचारों में नहीं जाएगी, वो धारा सही रास्ते पर नया सोच नए तरीके से बनेगी। ये दिया हुआ है, where clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habits, means the dead habits should not be followed and we should totally be new and we will live accordingly, because we all have to make a new India. Means this is the thought given by Rabindranath Tagore. समझ में आ रहा है? Where the mind is laid forward by thee, here thee means you, thee into ever widening thought and action, और जहां पर माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, आपके द्वारा, मीन्स एज यू नो दैट दिस इज ए प्रेयर एंड प्रेइंग टू गॉड, व्हाट इज ही प्रे? ये प्रे कर रहे हैं गॉड से, जहां पर हमेशा जो मतलब कि बढ़ने वाला, हमेशा बढ़ने वाला जो थॉट होगा, वेयर माइंड इज लेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ेगा, इनटू दी, आपके द्वारा, मीन्स एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, वी ऑल नो दैट। तो गॉड के द्वारा जो हम लोग को जो मतलब कि आगे बढ़ाया जाएगा, जो हमको मतलब कि वो इस तरह का हम लोग को शक्ति प्रदान करेंगे, वो हमारे थॉट और एक्शन में दिखेगा, कहाँ? हमेशा आगे बढ़ने वाला सोच। अब हम फिर पीछे नहीं दिखेंगे। मीन्स हियर इट इज क्लियर दैट द पोएट इज डीपली depressed by the culture and civilization, and means what are the shortcomings in our culture and civilization that was prevalent on that time. He was not satisfied with that, and that's why he is telling that now we should not follow all those superstitions, all those shortcomings, मीन्स जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मत के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर जो सोशल स्टेटस होता है उसके आधार पर, किसी भी सूरत में कुछ अनपढ़ पढ़े लिखे लोग इसमें भी मतलब कि हम लोग भेदभाव देखते हैं। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और पोएट इससे टोटली डिप्रेस्ड है, एंड दैट्स व्हाई ही इज प्रेइंग टू गॉड दैट आवर इंडिया शुड नॉट लाइक दैट।
into that heaven of freedom, my father led my country away. गॉड को कह रहे हैं, मेरे पिता, मेरे देश को आप जगाइए, मेरे देश को जगाइए, क्योंकि जो हम लोग का फ्रीडम होगा वो हेवन ऑफ फ्रीडम होगा, यानी आजादी का स्वर्ग होगा। और उस स्वर्ग में हम लोग किस प्रकार से रहेंगे, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट वेरी पोएम। सब चीज हमने देखा कि किस तरीके से कवि ने लोगों को देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना से प्रेरित किया है। अगर हम लोग इस भावना से अलग हटेंगे तो निश्चित रूप से हम एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नया तरीका होगा रहने का। यस माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल वी वर रीडिंग। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन, द फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्म? दिस इज अ प्रेयर, मीन्स prayer. The form of the poem is prayer. And if we talk about the rhyming scheme, so as you are looking, there is not any rhyming scheme. It is written in free verse. और free verse क्या होता है जी? मीन्स किसी प्रकार का कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है फ्री। And some of the important poetic device are used here, as you are looking here, alliteration. एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन में क्या होता है? मीन्स एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, साउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड, रिमेंबर दैट, साउंड नॉट लेटर। मीन्स जो साउंड होता है वह सेम होता है, सेम साउंड निकलता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है हेड इज हेल्ड हाई, हेड हेल्ड हाई, यहां पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। जस्ट वेट, आई एम ट्राइंग टू डिलीट इट। ओके, तो यहां पर एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। नाउ यू आर लुकिंग हियर, बीन ब्रोकन, अगेन striving, stretches, dreary desert, okay, what are these? These all are poetic device. Alliteration form is used here. If we talk about some other poetic device, then you are looking here, narrow domestic walls. Means narrow wall is what? Inanimate, means निर्जीव चीज है, and it is telling that narrow domestic wall. So there is metaphor. Next is, here it is telling that dreary desert. Yes, then dead heaven, clear stream of region. Again you are looking at clear stream of region. So the poetic device metaphor is also used here. In this way,
everything is perfect in this poem. First, now we will try to recap what we have studied today. My dear children, we know that this beautiful poem has been written by Rabindranath Tagore, who was born in 1861 and died in 1941, was a Bengali poet. He was a novelist, painter and educator. He is also known for his literature and he is also known for his innovation in modern art and music. मतलब कि अपने जो आर्ट और म्यूजिक में भी नए नए आइडिया दिए, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं. ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930. ही कंपोज्ड इंडियाज नेशनल एंथम. एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला. और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भारत के नेशनल एंथम, डू नो नेशनल एंथम, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग. मीन्स ये जो हमारा नेशनल एंथम है, इसके रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं. सम ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर द पोस्टमास्टर, गोरा एंड ब्रोकन नेस्ट. द पोएम इज अ पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग कलेक्शन गीतांजलि वॉज रिटन बिफोर इंडिया ओन फ्रीडम. ये जो कविता है वो गीतांजलि से ही लिया गया है, जिस गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में. इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ. द पोएम डिस्क्राइब हिज विजन ऑफ अ फ्री इंडिया. उनका विजन दिखा रहा है कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा हो. मीन्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम्स. द पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर टू द गॉड द Almighty for true freedom for his country. And thus Tagore reveals his own concept of freedom throughout the poem, where the mind is without fear. Yes, my dear children, in this way we studied today. First, some of important Grofian notes, paraphrasing, thereafter explanation line by line, and some of the poetic devices which are used in this poem. In our next class, we will study the summary of the poem and some important practice questions which will be necessary for your examination point of the view. For that time, thank you. Have a nice day, children. Bye-bye.